अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। फनी फन है हर तरफ के इंजॉयमेंट सोशल मीडिया पे, इवन प्रोफेशनल मीडिया पे। सोहेल आफरीदी का जो विजिट है लाहौर का 3 दिन का, उस पर जो कंट्रोवर्सीज है, दोनों तरफ के दावे हैं, नारे हैं, और जो एक नौजवान रिपोर्टर ने एक सवाल करके सिचुएशन को एक नया बूम दिया, जैसे कहना चाहिए, रंग दिया है, उस पर बात करेंगे। फिर बिलावल और जरदारी की बेनजीर भुट्टो मरहुमा के बरसी के मौके पर जो तकरीर है, अगर उसका जिक्र ना किया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जैसे मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इमरान फारूक मरहूम की बेवा की मैयत के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसे इग्नोर करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। इनमें से कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे बेसिक मौजूआत हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि एक चाल बेढंगी सी है, सो अब भी है, तो उसमें क्या गुफ्तगू करनी, रोजाना एक ही रोना, कि सबको मालूम है कि बेवाएं बाल खोले और बेवा गरीब भी हो और कोई सहारा भी ना हो तो वो रोती ही रहती है। तो हम सब रोने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, जो लाहौर में हुआ 3 दिन में, और ख़ासकर एक नया टर्न लिया गया, नौजवान सहाफ़ी मोहसिन बिलाल, मैं उनके बैकग्राउंड से बहुत गहराई से वाकिफ़ हूँ और बहुत ही अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा रिपोर्टर, मगर बहुत एग्रेसिव, इनकलाबी माइंडेड, मगर हालात ने उसे समझौता करने पर मजबूर कर ही दिया। और मैं समझता हूँ उसने अपने बच्चों के, अपने मुस्तकबिल के, अपने करियर के हवाले से बहुत अच्छा काम किया कि एक बेहिस माशरे में, एक ऐसे समाज में जहाँ इनकलाब और इनकलाबी जो है, वो क्या कहूँ उनके बारे में, जो सिर्फ छुप कर आपकी तारीफ कर सकते हो, जो सिर्फ आपको कभी कभार आपका हौसला बढ़ाने के लिए और कोई बात भी बताए तो ये कहे कि देखो मेरा नाम ना आए, तो उस माशरे में कंप्रोमाइज ही हो सकता है। कोई अपने बच्चे, अपनी जिंदगी, अपना मुस्तकबिल क्यों दांव पे लगाए। और जहां तक बात हो अखलाकियात की, कि मैं पहले ये बता दूं कि मोहसिन बिलाल के हवाले से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बड़े बड़े एंकर अब उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसने सवाल किया असम्बली के किसी कॉरिडोर में, एक एमपी है मीना खान मेरे ख्याल में, कि आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप यहाँ चर्च लेकर आए हैं पीने के लिए। तो जवाब में उस एमपी ने भी आखिरी हाइट जिसे कहते हैं ना, उसे छुआ। तो उसने कहा इल्ज़ाम लगाने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि जो ड्राइववे में हुआ, गैराज में हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, मगर मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगा। कह भी गए और कह भी दिया। मैंने जब मालूमात की तो पता चला कि सवाल का तरीक़ेकार गलत था और उसके पूरे बैकग्राउंड में नहीं किया गया, वरना वो सवाल तो था कि मरियम औरंगजेब बताई जाती है कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो वज़ीर आला KPK की सरबराही में डेलीगेशन आ रहा है और जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ चर्च लेकर आ रहे हैं। तो सवाल तो बस इतना बनता था कि ये बताइए, जो मरियम औरंगजेब ने आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है, उजमा ने मरियम औरंगजेब ने, मेरे ख्याल में जो मेरे जहन में मरियम औरंगजेब ने, कि मरियम औरंगजेब ने जो आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोग यहाँ चर्च लेकर आए, तो उस पर कोई तबसरा, वैलिड क्वेश्चन था। मगर ब्लड भी जवान है और एक पूरी तारीख है अब जर्नलिज्म की पाकिस्तान में, तो वो सवाल उसके खिलाफ चला गया रिपोर्टर के।
मगर अब उसे सरकारी जो सहाफ़ी हैं, हुकूमती हलकों के जो सहाफ़ी हैं जिनकी अक्सरियत ज़्यादा है, वो अब उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो बज़ाहिर बड़े न्यूट्रल है, जो कॉलम लिख रहे हैं उस पर और कह रहे हैं कि तमीज़ के दायरे में सवाल होना चाहिए, ये बदतमीजी थी, मगर साथ में फिर मीना खान के जवाब को लेकर ज़्यादा तनकीद की जा रही है, बैलेंस किया जा रहा है, वो भी हुकूमती ही लोग हैं बेसिकली। ओके, किसी ने मुझे बताया, मैंने खुद नहीं देखा, मगर बहुत ही मोतबर मेरे मुस्तरद बहुत इंतहाई पढ़े लिखे दोस्त ने मुझे बताया कि अफसार आलम या मुबशिर, मुझे नाम याद नहीं है, कि उन्होंने मीना खान से पूछा कि आपको ये सवाल अपनी जगह के गैर अखलाकी था, जो आपने जवाब दिया आपको देना चाहिए था, इस तरह तो बातें कहीं से कहीं जाएंगी। तो उसने कहा कि अगर माजी की तरफ झाँकेंगे तो फिर मैं सब बयान करूं, पीली टैक्सी से लेकर और मुख्तलिफ चीज़ें कि माजी में क्या क्या होता रहा है, और फिर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया, आप लोग क्यों एक खास पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं। मैं यहां पर आपको पहले एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये जो माशरे की अखलाकियात होती है और मोरलिटी होती है, सोशल साइंस ये बताती है, ये भी रियासत तय करती है। इसको खराब करना है, इसको अच्छा करना है, इसमें टॉलरेंस लेकर आनी है, इसमें एग्रेसिवनेस भरनी है, और इसमें स्टाइल डालकर दंगा करवाना है, ये सब रियासत के काम है। और इसके लिए भी वही उसूल है कि बैलेट होगा, इंसाफ होगा, कानून होगा, और पाबंदियां, आज़ादी होगी, मगर मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आपकी नाक शुरू होती है। शहजाद अकबर की नाक तोड़ देने से मामला दब नहीं जाता, या आप प्रिवेल नहीं कर जाते। आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो है नज़रियाती तौर पर तहरीक इंसाफ से कहीं पर भी एग्री नहीं करता, मगर यही सच है कि शहजाद अकबर हो, आफाक फारूकी हो, या कोई और भी हो, कि आप उसके बोलने पर नाक तोड़वा दें, उसका जबड़ा फड़वा दें, उसका मुंह बस कर दे, लोगों को तय करने दें वो क्या चाहते हैं। अगर उन्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे उठाकर फेंक देंगे, या मेरे प्रोग्राम पर बार लगाकर उसे कंट्रोल करके प्रोग्रामिंग से कब तक आप बंद करेंगे। बहुत और भी तो लोग बोल रहे हैं ना। तो बहरहाल, तो उस माशरे की जो अखलाकियात है वो आप सबके सामने है। अच्छा, फिर मैं समझता हूं मोहसिन बिलाल नौजवान, जब तक वो इनकलाबी था, जब तक वो जमहूरी था, जब तक वो ह्यूमन राइट्स का लंबरदार था, तो 3 टेलीविजन से निकाला गया, इंक्लूडिंग समा अलीम खान के टेलीविजन, कि वो इंडिपेंडेंट खबर फाइल करता था, वो जो देखता था वो बताता था। तो उसे 3 जगह से उसे पहले इस्तेमाल किया गया, फिर निकाल दिया गया। जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, जिसके फैमिली का कोई बैकग्राउंड जमींदारी का ना हो, सनतकारी का ना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ना हो, और वो बारात याफ्ता तबके से ताल्लुक ही ना रखता हो, तो कहाँ से लाएगा बच्चों का दूध, कहाँ से लाएगा रोटी, कहाँ से लाएगा किराया, कहाँ से लाएगा बिजली गैस पानी के बिल। तो कौशल्या जी का अक्सर आपको शेर सुनाता हूं कि मर न जाते तो और क्या करते, किताब के दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते। मुझे नहीं पता, मैं हुस्न रन रखते हुए कहता हूं कि मुमकिन है कि ये जिस तरह उसने सवाल किया गलत तरीका था, उससे कहा ही ये गया हो कि अब वो एक ऐसे मीडिया दायरे में काम करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ISPR उसे कंट्रोल करती है, वो उनकी मलकियत है। तो इदारे के साथ जाएगा ना, उसे समा से निकाला, न्यूज़ से निकाला, किसी और एक टेलीविजन से निकाला गया, तो उसने जीना है। मैं कहूँगा मोहसिन बिलाल, तुमने बिल्कुल ठीक किया कि ये इनकलाबी छुप छुप कर आपकी तारीफें करते हैं। मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि
अपना के हवाले से लास्ट 25 ईयर में अकलौती आवाज हूं मैं। मेरी किसी से कोई जाति लड़ाई दुश्मनी कोई मुखालफत नहीं, ज्यादा बात है ना। बज़ाहिर इनकलाबी बहुत ज्यादा है वहां, मगर प्रिवेल हमेशा हुकूमती हल्के करते हैं। और जो हुकूमती हल्के हैं या रियासत के लोग हैं वो इस वक्त भी अपना ट्रोलर साथ लेकर गए हैं, और उसकी क्या क्रेडेंशियल है, मगर वो पैसे बनाता है और उससे पैसे दिए जाते हैं, बड़े पैमाने पे दिए जाते हैं। और जो इनकलाबी है वो हमें सिर्फ मुबारकबाद देते हैं, वो सिर्फ हमें कहते हैं वाह 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 बेजा बेजा हो गई। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि यार आप इतना काम करते हैं, आप जीते कैसे हैं, अपनी जिंदगी को कैसे चलाते हैं, बल्कि हमें सुनाया जाता है, बताया जाता है बड़े फख्र से कि हुकूमती ट्रोलर फौज के और नवाज शरीफ के मखसूस लोग कि उनको खड़ा करने में हमने डॉक्टरों ने मदद की, तो सीने पर पेन तो होगा ना। खैर, बात यह है कि सुहेल आफरीदी ने शो छोटा किया बड़ा किया। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि 3 दिन उसने हुकूमत को, रियासत को, मीडिया को वक्ता डाले रखा कि यहां जाने दिया, कि हसाम के यहाँ जाने दिया और नहीं जाने दिया, अलीमा खान के यहाँ जाते हुए कितनी रुकावटें थी, लिबर्टी कैसे बंद किया गया, अनारकली कैसे बंद किया गया, जो पश्तूनों की मार्केट है उसे कैसे बंद किया गया, और क्रिसमस ट्री का बहाना बना के कि जी वहां तो लोग वैसे ही जमा हो जाते हैं लिबर्टी पे। वो कामयाब रहे और वो बता कर गए कि लाहौरी हमारे साथ है। अब आप ट्रोलिंग करते रहिए, बयान करते रहिए, वो पॉलिटिकली कामयाब होकर गए और शहरयार आफरीदी ने गेन किया। और ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी ने मिलने से इनकार कर दिया, ये नामुमकिनात में से है कि वो शाह महमूद कुरैशी से थोड़ी लोग कोट लखपत जेल मिलने जाना चाहते थे, वहाँ और लोग भी थे। और इसकी तस्दीक कैसे हो सकती है कि शाह महमूद कुरैशी से किसी रिपोर्टर ने बात की है, जो हुकूमती हल्के ये फैला रहे हैं और बरात याफ्ता हल्के ही फैला रहे हैं। खैर, हम निकलते हैं इस मौजू से ये जुमला कहकर कि शाह महमूद कुरैशी शाह आफरीदी से मिलने से इनकार नहीं कर सकते, हुकूमत ने ही रोका होगा उन्हें जाने के लिए और रास्ता नहीं दिया होगा जेल तक। दूसरा मौजू है जनाब, क्या कहने आसिफ अली जरदारी और बिलावल के कि मुल्ला दो प्यारा और बीरबल भी आप भूल जाएं जो उन्होंने फील्ड मार्शल की खुशामदे की है, खपे पाकिस्तान के बैकग्राउंड में कि मुझे तुम फील्ड मार्शल कहाँ से लाओगे, तुम 10 गुना बड़ी ताकत कहते थे, हमारे एक फील्ड मार्शल ने तुम्हें वार दिया और तुम उसके नाम से अब छुपे फिरते हो, तुम ऐसा वज़ीर आज़म कहाँ से लाओगे कि ये जहाज जिन्होंने 6 राफेल गिराए। बिलावल कहते हैं ये आसिफ अली जरदारी चाइना से लेकर आए थे, हाथों से बनाए थे ना इन्होंने। तो ये फिर साथ में कि सूबों को और इख्तियारात दिए जाए ताकि बलिया बेटी कर दे, सिंध को खत्म कर दे। सिर्फ 18वीं तरमीम के खात्मे से खौफजदा होकर ये जो पार्टी कभी बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी इनकलाबी थी, जो अब ठेकेदार पार्टी में तब्दील हो चुकी है, वो रियासत की इस तरह तारीफें भी करेगी कभी एक ऐसे माहौल में जब हाइब्रिड निज़ाम दाखिल हो चुका हो, मुकम्मल सीज कर लिया गया हो कि दुनिया के सामने पार्लियामेंट है भी और नहीं भी है, अदलिया है भी और नहीं भी है, कि इदारे हैं भी और नहीं भी है, जहां एक कमांडर मुकम्मल बाइख्तियार हो, वहां पर ये बातें करना। अब ये तो पीपल्स पार्टी के वर्कर ही जाने तो जाने। कल यहाँ ह्यूस्टन में पीपल्स पार्टी ने बीबी की बस्ती के हवाले से एक तकरीब रखी थी। मुंतज़िमीन ने मुझे खुद ही कहा कि 7 बजे का टाइम है आपाक भाई, मगर आपको पता है 7 बजे कौन आता है? तो मैं 8:15 बजे पहुंचा तो हम खाने में शरीक हो सके, बड़ा लजीज खाना था। और पहली बार बहुत अरसे के बाद साना के कन्वेंशन में तो बहुत बड़ी तादाद में मैंने सिंधी देखे यकीनन कि वहाँ 700-800 आते हैं, मगर पब्लिकली कम्युनिटी का बजाय पीपल्स पार्टी का फंक्शन कम्युनिटी फंक्शन कहलाता है। पहली बार बड़े पैमाने पर
मैंने कोई 50-60 सिंधी देखे और पॉलिटिकली एक बहुत खुशी हुई, मगर अक्सरियत वही थी। ये बहुत गौरतलब बातें हैं। तो 12 वो तकरीर सुनने की है बिलावल की और जरदारी साहब की, कि जो फील्ड मार्शल को जिस तरह उन्होंने सर पर बिठाकर डांस किया है गढ़ी खुदा बख्श में, बस बेजा बेजा ही हो गई है। और अब वो गढ़ी खुदा बख्श का शो भी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, उसे गौर से देखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार खुदा के लिए एक बार फिर इलेक्शन होने दे। रियासत को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा इमरान के आने से, पीपल्स पार्टी के गायब हो जाने से। लोगों को कथारसिस करने दे, अपने जज्बात का इजहार करने दे, अवामी उमंगों के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक, माशरों के जिंदा महज़ब सिविलाइज माशरों के उसूलों के मुताबिक। उन्हें एक बार वोट तो करने दे, तो पता चले सच्चाई क्या है। रियासत आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। अब आते हैं जनाब मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, कि अल्ताफ हुसैन ने चंदा जमा किया इमरान फारूक की बेवा की बैयत को दिखाकर। और ये है वो आदमी जिसने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। भाई साहब अब बोले, और इसका कोई सबूत, उनसे पूछा जाए कोई सबूत है आपके पास कि मैं अभी ये कह दूं कि मैंने मुस्तफा कमाल को खुद कुंडी लगाते हुए देखा था अजीम अहमद तारिक को जब मारा गया था, कि ये इल्जाम है उन पर। ये तो बड़े पैमाने पर इल्जाम मौजूद है ना, कि जिस पर अजीम तारिक के हवाले से मशहूर है कि उन्होंने जब इन्होंने अंदर से कुंडी लगाई तो अजीम तारिक ने मशहूर तारीखी जुमला बोला, ब्रूटस यूटू वाला, कि मुस्तफा तुम भी। और उसी कारनामे के तौर पर उन्हें मेयर बनाया गया। तो इसको भी हम सच मान लें, जो आप इनकार करते हैं। कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, मियामी में, जिन्होंने अजीम तारिक को मारा था, और वो भी बताने वाले बताते हैं, यही कहते हैं कि मुस्तफा कमाल अंदर मौजूद थे। तो इल्जाम वो लगाए जिसका सबूत दे सकते हो, वरना इसे दुश्मनी ही समझा जाएगा। आप उसी के हाथ के पाले हुए। और फिर सबसे पहले आप ये बताइए कि मरहुमा की मैयत पहुंच गई तो आप नमाज़े जनाजा में पहुंच गए 2-4 लोग। आपने कितने पैसे दिए, आपने कितनी मदद की, आपने उस खानदान को कितना सहारा दिया, या अजीम अहमद तारिक के खानदान को कितना सहारा दिया था, कोई बताएगा? और फिर आप ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने एजुकेशन खत्म कर दी, इस शहर को बर्बाद कर दिया, इस शहर को तबाह कर दिया। महाजन 200 साल पीछे चले गए। अल्ताफ हुसैन जमीन पर मौजूद थे जब आप मेयर थे, जब आप कमीशन खाने वाले पुल बना रहे थे, पुलों के नाम पर, ओवर ब्रिज के नाम पर। आपने तो अमेरिका, यूरोप सब देखा है, इजिप्ट जाके देख रहे, जिसने आपसे 25 साल पहले, 20 साल पहले ओवर ब्रिज 30 साल पहले बना लिए थे। आपने पुलियां बनाई, बाल खा लिया सारा। और इल्जाम अल्ताफ हुसैन पे, अगर उसका इतना ही वो था, आपने सबने सुना होगा कि अदालत में बालिग अगर ये कहे कि उसको कानून का पता नहीं था, तो क्या ये एक्सक्यूज तस्लीम किया जाता है? कभी किसी अदालत ने माना कि आप कानून से वाकिफ नहीं थे इसलिए आपसे ये जुर्म हो गया? तो आपने जो कुछ किया बाहोशो हवास किया। अगर अल्ताफ हुसैन ने ही करवाया, ये शहर को बर्बाद भट्टा अल्ताफ हुसैन के नाम पर लेने वाले आप थे। जो आप लोगों पर इल्जाम है बोरी बंद लाशों से लेकर, अल्ताफ हुसैन वहां मौजूद नहीं थे, आप डिफेंड करते थे उस वक्त। आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें दुनिया ने देखी है, जिसमें आप कहते थे वो हमारा बाप है और हमारे बाप के बारे में कोई बात करेगा तो हम पेट फाड़ देंगे और पता नहीं ये कर देंगे और वो कर देंगे। और आखिरी बात ये बता दें, क्या आज भी मुत्तहिदा के नाम पर आप लोग एक हैं? आप ग्रुप नहीं हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं,
ایک دوسرے کی سیاسی لاش گرانا نہیں چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ نے اعلان کیا کہ عمران فاروق کے جو بیٹے رہ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی ماں بھی کھو دی، باپ بھی کھو دیا، وہ سڑک پر آ گئے، سڑک پر تھے، آپ ان کی کفالت کا کوئی اعلان کیا آپ نے ابھی تک؟ تھوڑی شرم کریں۔ الطاف حسین سے ذمہ دار آپ ہیں بڑے، یا آج آپ کو مینڈیٹ ملا ہے جس پر آپ وزیر بن کر بیٹھے ہوئے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ آج آپ منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہیں، میرے علم میں بھی ہے وہ خاتون جو ڈیلس میں جنہیں اٹھایا گیا اور اب انہیں سزا ہو گئی ہے۔ میں بہت سی تاریخ سے واقف ہوں، میں بہت سی باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ جس نے خودکشی کی تھی کامران حیدر، کہکشاں حیدر، جنہیں سزا ہو گئی منی لانڈرنگ اور دوسرے الزامات میں، مجھے بہت عرصے سے بہت سی کچھ پتا ہے۔ کامران حیدر نے جب خودکشی کی تھی، اس 4 دن پہلے وہ ایک کانفرنس لائن پہ مجھ سے بات کر رہے تھے، بالکل نارمل تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ لوگ جو بیان کرتے ہیں، اگر میں بیان کروں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں، تو اردو بولنے والوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ جو الزامات ہیں کہ ایک جوان بھائی نے جو بالکل نارمل تھا، اس نے خودکشی کیوں کی، یا وہ گولی کیسے چلی، کہکشاں حیدر کون تھی؟ ڈیلس میں تو وہ بظاہر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، بظاہر تو کچھ نہیں نظر آتا تھا، مگر اتنے بڑے بڑے اسکینڈل دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ منی لانڈرنگ میں تو آپ سارے لوگ انوالو رہے، خربوں پتی ہے، آپ سب کے 90% کے بچے تو امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، آپ خود دبئی سے نازل کیے گئے، سب کا الزام الطاف حسین پر ہے۔ وہ تو دودھ دیتا تھا آپ کو فیڈر میں اور آپ پی لیتے تھے۔ جب آپ کو 9-0 کے باہر ورکروں نے مارنے کی کوشش کی، ننگی گالیاں بکی، تب بھاگے تھے آپ، کیونکہ آپ پہ کرپشن کے الزامات تھے، اور الطاف حسین نے اسی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ بہت ساری باتیں ہیں، تماشا نہ لگائیں، مہاجر پہلے ہی تماشا لگ چکے ہیں۔ اس بیوہ کا آپ لوگ ہی مدد کر دیتے، یا عظیم تاریخ کی بیوہ کی، تو شاید وہ قسمہ پرسی سے عمران فاروق کی بیگم نہ مرتی، ان کے بچے ایسے زمین پر نہ۔ اینڈ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈورا باکس آپ اگر کھولیں گے تو بہت سارے ہیں، آپ پر بھی بڑے الزامات ہیں کہ آپ کن کے لیے کام کرتے رہے، اب بھی کن کے لیے کھاتے پہ ہیں اور کن کے پے رول پر ہے، کس وجہ سے وزیر بنے ہیں۔ بند کریں ڈرامے بازی۔ کراچی جو ہے الطاف حسین نے اکیلے نے تباہ کیا، اور آپ سب دودھ کے دھلے تھے۔ کراچی تباہ کرنے میں الطاف سے زیادہ آپ کا ہاتھ ہے، وہ تو تھے ہی تھے، مگر آپ نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، کون سی دنیا کی عدالت یہ سنے گی کہ جی ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کو لڑایا، آپ نے بوری بند لاشیں بھیجی، یہ الزام ہے نا آپ پر۔ جیسے آپ الزام لگا رہے ہیں میں بھی لگاؤں گا، ہزاروں لاشیں اٹھی، پیپلز پارٹی اسی کا سہارا لے کے اپنی کرپشن چھپاتی ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں، ہم اردو اسپیکنگ کی بدنصیبی یہ ہے کہ انہیں ریپرزینٹ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں، تو جواب میں وہ لاشیں رکھ دیتے ہیں، بھتہ رکھ دیتے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے۔ آپ بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ متحدہ پاکستان ہو، ایم کیو ایم لندن ہو، یا کوئی بھی کسی بھی نام سے ہو، یہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں لاسٹ 40 ایئر میں جنہوں نے جو کچھ کیا، یہ اب اردو اسپیکنگ پر بوجھ ہے، اور اردو اسپیکنگ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ بوجھ اتار لے، ورنہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی۔ یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ جی ہیوسٹن میں مڈ اگست کا واقعہ ہے، مگر اب سامنے آیا ہے کہ ایک پلاسٹک سرجن ہے ایزل جعفر کے نام سے، ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے، بنگالی نام بھی نہیں لگتا، کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں افغانی ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، مگر بانڈ ریز یہی کے ہیں۔ پکڑے گئے کہ ٹاکسک تھے، نشے میں جھوٹ آپریشن جو پلاسٹک سرجری کیا کرتے تھے، بہت ذہین پڑھے لکھے ڈاکٹر، ڈبل سرٹیفائیڈ بورڈ سرٹیفائیڈ تھے، یونیورسٹی آف میساچوسیٹس سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا میڈیسن کا۔ تو اللہ واللہ عالم بالصواب کے اصل معاملات کیا ہیں۔ میں آج کے لیے اجازت دیں،
انشاءاللہ کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.